सेल्फ लर्निंग यूजीसी नेट के एग्जाम के फॉर्म आ चुके हैं और बहुत सारे प्रश्न मेरे पास आ रहे हैं रिगार्डिंग बहुत सारी प्रॉब्लम। तो आज सभी को उन प्रॉब्लम्स की जो सॉल्यूशंस हैं उसको लेकर मैं आपके सामने आई हूँ। बहुत छोटा सा वीडियो होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होगा, क्योंकि स्टूडेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए, फॉर्म भरना चाहिए नहीं भरना चाहिए। अरे इसी से रिगार्डिंग आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट आज का सेशन होने वाला है, तो जरूर ध्यान से देखिएगा। पहली बात तो ये है कि कौन कौन नेट दे सकता है, कौन कौन दे सकता है नेट। भाई आपने अगर पीजी किया हुआ है, किसी भी सब्जेक्ट से आपने पीजी किया है और यूजीसी के जो 84 सब्जेक्ट्स होते हैं उन 84 सब्जेक्ट में आपने पीजी किया है तो यूजीसी नेट आप एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, अगर आप लास्ट सेमेस्टर में हैं तो भी आप अपना एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, एक बात फिर ये है कि भाई यूजीसी नेट के जो 84 सब्जेक्ट्स होते हैं वो कौन कौन से हैं, तो आप यूजीसी नेट की साइट पर चले जाइए, वहां पर आप देख लीजिए 84 सब्जेक्ट्स कौन कौन से होते हैं। ज्यादातर ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट, लैंग्वेज के सब्जेक्ट्स होते हैं जो नेट के अंदर आते हैं। सिर्फ साइंस के सब्जेक्ट जो होते हैं वो इसमें नहीं आते हैं। उसके लिए एक और एग्जाम होता है जिसको कहते हैं CSIR। ठीक है, वो साइंस से रिलेटेड नेट के एग्जाम्स को कंडक्ट कराता है। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है वो। अब चूंकि हम एजुकेशन से संबंधित हैं, वो सारे स्टूडेंट्स जो हैं जिन्होंने किया हुआ है एमएड, ठीक है, एमएड किया हुआ है, तो आप अपनी जब आप अपनी क्वालिफिकेशन डिटेल भरेंगे तो आपको क्या भरना है, ग्रेजुएशन में भरना है आपको बीएड और पोस्ट ग्रेजुएशन में आपको भरना है एमएड। क्लियर। अब अगर किसी ने एमए एजुकेशन किया हुआ है तो आपको अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन की जगह पर भरना है एमए एजुकेशन। क्लियर, बिल्कुल सिंपल सी बात है, इसमें ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है। जब आप डिटेल नोटिफिकेशन पढ़ेंगे तो उसमें दिया होगा कि एग्जाम में आपके परसेंटेज कितने होने चाहिए। 55% होने चाहिए अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं, 50% होने चाहिए अगर आपको किसी तरह का रिजर्वेशन प्राप्त है। ठीक है, जेआरएफ के लिए कौन कौन स्टूडेंट्स एलिजिबल होते हैं, तो जो मेन होते हैं आपके मेल स्टूडेंट होते हैं और जनरल कैटेगरी के आप अगर हैं तो 31 साल आपकी उम्र होनी चाहिए। ठीक है, कोरोना की वजह से 1 साल का और रिलैक्सेशन मिला, नहीं तो 30 साल होती है। और अगर आप वुमेन हैं, ठीक है, फीमेल हैं और आप किसी भी कैटेगरी की, जनरल की हैं, एससी की हैं, एसटी की हैं, ओबीसी की हैं, किसी भी कैटेगरी की हैं, आप सभी को 5 ईयर जो है 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है, यानी कि 31 + 5 हो जाता है 36। अगर आप 36 साल की हैं तो आप जेआरएफ के लिए डाल सकती हैं। अब क्या जेआरएफ के लिए अलग से फॉर्म आता है? जी नहीं, आप जब फॉर्म फिल करेंगे तो 2 ऑप्शन होंगे, एक होगा सिंपल लेक्चरशिप के लिए और एक होगा सिंपल लेक्चरशिप के लिए। तो अगर आप जेआरएफ की कैटेगरी में नहीं आती हैं तो आप टिक करेंगी केवल किसके लिए? लेक्चरशिप के लिए। और अगर आप जेआरएफ की कैटेगरी में आते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? दोनों के लिए आप टिक कर सकते हैं, तो आप दोनों के लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप कैटेगरी में आते हैं जेआरएफ की तो आपको दोनों ही एरिया में टिक करना चाहिए, क्योंकि आप दोनों ही के लिए एलिजिबल है। ठीक है, और अब इसके बाद मेल और फीमेल के लिए तो बात कर ली हमने। और किसको रिलैक्सेशन है? तो देखिए, अगर आप मेल हैं, एससी के हैं, एसटी के हैं, ठीक है, कैटेगरीज में बता रही हूँ, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के हैं आप, ठीक है, इसके अलावा आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं या फिर फिजिकली चैलेंज्ड हैं, है ना, उस तरह में सभी में आपको भी 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है। ठीक है, फीस कितनी है उसके बारे में मैंने आपको बहुत अच्छे से पहले भी बता दिया है कि फीस कितनी है। ठीक है, आई थिंक 1050 रुपये है आपकी जनरल के लिए, उसके बाद में बाकी रिलैक्सेशन है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई हैं, इसके बारे में ज्यादा कंफ्यूजन की बात नहीं है। अब बात आ जाती है कि कैसे करें, क्योंकि बहुत कम समय बचा है। बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि मैम क्या करूं कि 1 महीने में तो तैयारी नहीं हो पाएगी। तो मैं सभी स्टूडेंट्स को ये बता दूं
कि आप अगर फॉर्म फिल नहीं करेंगे तो आप ये सोचेंगे कि दिसंबर में आपकी तैयारी हो जाएगी। नहीं होगी। आप अगले साल के लिए जून के लिए आप प्रिपरेशन करेंगे, आपकी तैयारी हो जाएगी। नहीं होगी। आप अगले साल के दिसंबर के लिए करेंगे और उस वक्त भी आपको यही दिक्कत रहेगी कि मेरी प्रिपरेशन नहीं हुई है। क्योंकि हम लोग जब फॉर्म फिल कर देते हैं ना, एक साइकोलॉजिकल हमारा माइंड जो है वो काम करने लगता है कि हाँ जी मैंने फॉर्म फिल कर दिया है, बस 150 रुपये जो हमारी फीस है वो लग गई है, या जो भी है आपकी फीस 650 रुपये है, या जितनी भी आपको देनी है वो फीस लग गई है, अब तो मुझे पढ़ाई करनी चाहिए। तो एक हमारा साइकोलॉजिकल जो ब्रेन है वो काम करना शुरू कर देता है। ठीक है ना, सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। इसलिए जो भी स्टूडेंट्स इस कंफ्यूजन में हैं कि हमें फॉर्म भरना चाहिए नहीं भरना चाहिए, तो देखिए बहुत सारी जगह आप अगर इस फील्ड में जाना ही चाहते हैं, आपका मन है कि आप लेक्चरशिप की फील्ड में चाहें, JRF की फील्ड में चाहें, तो कभी भी आप कंप्लीटली तैयार नहीं होंगे जब तक आप एग्ज़ाम नहीं दे देते हैं। बहुत ध्यान से सुन लो कि एग्ज़ाम दिए बिना आप नहीं जान पाओगे कि एग्ज़ाम कैसे होता है। चलो एक बात ये भी मान लेते हैं कि हमारी बिल्कुल भी प्रिपरेशन नहीं है, तो यार 10-50 रुपये हैं, एक बार जाते हो सूट खरीद के आ जाते हो 3000 रुपये का। ठीक है, एक बार आप करो ना, दे दो ना एग्ज़ाम, दे दो, कम से कम आपका खुद का एक्सपीरियंस तो हो जाएगा भाई एग्ज़ाम आता कैसे है ना। दूसरी बात, जब आप एग्ज़ाम में बैठोगे तो आपको कंप्लीटली अपने आप को रेडी करके बैठेगा कि हाँ मुझे एग्ज़ाम क्लियर करना है। कैसे कर सकते हैं एग्ज़ाम को क्लियर, ये बात मैं आपको आज बहुत ही छोटे उसमें बता रही हूँ, बहुत ज़्यादा लंबा कुछ लेक्चर नहीं दूंगी, क्योंकि मैं जो बताऊंगी वो अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, किसी और के सुनने कहने पर नहीं। पहली बात तो ये है कि आपका जो भी सब्जेक्ट है 1 महीने में करना है हमको प्रिपरेशन, क्योंकि अब तो 1 महीने से भी कम समय बचा है। और जो एजुकेशन के बच्चे हैं, मैं अभी आपको बता दूं, जो भी मार्च में एग्ज़ाम हुआ था, तो एजुकेशन का जो एग्ज़ाम था वो सबसे लास्ट वाले स्लॉट में हुआ था, है ना। तो इस हिसाब से आपको 10-15 दिन एक्स्ट्रा भी मिल सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपके पास सिलेबस होना चाहिए। आई थिंक मेरे जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके पास सिलेबस है और उन्होंने प्रिंट भी कर रखा है। ठीक है, आपने अपना स्टडी का टाइम टेबल बनाया है तो अच्छी बात है, आपने टाइम टेबल भी बनाया होगा, ठीक है, अच्छी बात है ना। कैसे स्टडी करनी है, तो स्टडी आपको एक सीक्वेंस में करनी है, ऐसा नहीं जैसे मैंने देखा है बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि चलो चलो पढ़ाई करनी है, गए बुक खोल के बैठ गए, पता ही नहीं है क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। नहीं, आपको अपना शेड्यूल बनाना है कि मुझे क्या करनी है। मान लेते हैं आपकी 100% में से 10% भी प्रिपरेशन अभी तक नहीं हुई है, मान लो, ठीक है। तो आप क्या करें, आप पूरी 10 यूनिट फर्स्ट पेपर की, 10 यूनिट सेकंड पेपर की नहीं पढ़ सकते, ये श्योर बात है। एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी है ना, अभी पढ़ा है ना काउंसलिंग में, एक्सेप्टेंस ज़रूरी है, नहीं पढ़ सकते। तो क्या करना है, पेपर देना है ना, पेपर देना ज़रूरी है। 5 यूनिट की बात कर लेते हैं, 5 यूनिट तो तैयार हो जाएंगी, 5 यूनिट को तो पढ़ सकते हो। अभी 3-4 यूनिट तो हो ही गई हैं हमारी, और उसके बाद आगे जाके आप कंप्लीट 5 यूनिट पढ़ सकते हो। 5 यूनिट में ये नहीं श्योर मैं कर सकती हूँ कि आप कंप्लीटली क्लियर कर लेंगे, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स कर भी लेते हैं। 5 यूनिट को कंप्लीटली आपको प्रिपेयर करना है। 5 यूनिट आप जो भी सबसे अच्छी यूनिट्स मिलती हैं पेपर 1 में और पेपर 2 में, दोनों में ही आपको 5 यूनिट कंप्लीटली तैयार करनी है। क्या तैयार करना है इसमें, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर ले लीजिए, बहुत सस्ते मिलते हैं बाज़ार में से, आप ऑनलाइन ऑर्डर कर लीजिए, मंगा लीजिए। क्योंकि डाउनलोड करने में आप क्या करोगे कि गूगल पे जाओगे और दुनिया भर की चीज़ें आप चेक करने लगोगे, कहीं कहीं फंस के 2 घंटे बर्बाद करोगे। इससे बेहतर है कि आप अपने पास की दुकान में चले जाओ, वहाँ आपको मिल जाएगा, ठीक है, मंगा लो। ठीक है, उसमें आपको अगले पिछले 5 साल के जो क्वेश्चन पेपर हैं उनको सॉल्व करना है। तो आपको जो अपनी स्टडी करनी है ना, टाइम टेबल बना के स्टडी करनी, उन्हीं 5 यूनिट की स्टडी में जो भी क्वेश्चंस आए हैं पिछले सालों में, वो आप एक एक यूनिट पकड़ते जाओ, उसके क्वेश्चन सॉल्व करते जाओ, एक एक यूनिट पकड़ते जाओ, क्वेश्चन सॉल्व करते जाओ, ठीक है। मॉक टेस्ट आपको करने, कहाँ से करोगे मॉक टेस्ट, आप UGC की साइट पे जाइएगा,
फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पर आपको मॉक टेस्ट मिल जाएंगे प्रीवियस ईयर के, तो उनको आप लगा लेना। एक वीडियो मैं बना दूंगी कैसे हम मॉक टेस्ट में जाते हैं, बल्कि मेरा एक बना हुआ है वीडियो, उसकी लिंक मैं यहाँ आई बटन में डालूंगी कि आप मॉक टेस्ट कैसे दे सकते हो, ठीक है, उसको जाकर देख लेना। फिर आपको करनी है प्रैक्टिस करनी है भाई। आपने जो PYQ करे हैं, मतलब जो क्वेश्चंस को आपने देखा है, अपने नोट्स में चले जाइए, जहां आपने नोट्स बनाए हैं उनको आप एक बार उसी क्वेश्चंस को देख लीजिए। सपोज करते हैं, एक एग्जांपल में देख लेती हूँ मैं कि ICT के जो बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी जो प्रोसीजर होता है उसको कैसे करते हैं, तो प्रैक्टिस करना पड़ेगी आपको फटाफट करने की। किस तरीके से करते हो, 2-3-4 क्वेश्चन करोगे ना तो आदत बन जाएगी, कल दिमाग में आ जाएगा कैसे करना है, ठीक है। रेगुलर आपको उस चीज़ का प्रैक्टिस करनी है, 2 बार 3 बार 4 बार कई बारी करनी है। फिर आता है जो कुछ भी आपने आज, जैसे आपने 3 घंटे का समय बनाया, आपके पास ज़्यादा समय नहीं है, आप जॉब में हो, घर का काम भी रहता है, तो आपने मॉर्निंग में आपको उठकर 3 घंटे का समय आपने बनाया है। 3 घंटे में आपको 2 घंटे तो स्टडी करनी है और तीसरे घंटे में आपको जो कुछ भी आपने पढ़ा है उसको रिवीजन करना है। तीसरे घंटे में उसका रिवाइज करना है। फिर शाम के समय फिर आपको समय निकालना है, जो कुछ भी आपने ये 3 घंटे में सुबह पढ़ा था उसके आपको मॉक टेस्ट देने हैं, उसके PYQ सॉल्व करने हैं, उसके क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, ये करना है। मैं आपको ये बता रही हूँ कि अगले 1 महीने में बहुत सारे आपके घरों में लोग आते हैं, रिश्तेदार आते हैं, शादियाँ हो सकती हैं, नींद दौरान किसी का कुछ भी हो सकता है, घर में मुंडन हो सकता है, कंछेदन हो सकता है, तो आप सबसे बोलो हाथ जोड़ के कि 1 महीने के बाद मैं आपके घर आऊँगी। मुझे खुद अपने घर में मम्मी के पास जाना था, मैं खुद उनको बोल के रखी हूँ कि नहीं, मैं जो क्लासेस ले रही हूँ वो हमारे स्टूडेंट्स की अभी एग्ज़ाम है ना, तो मैं अभी नहीं आ सकती, मैं जुलाई में आपके पास आऊँगी जब ये एग्ज़ाम फिनिश हो जाएंगे। तो ये इस तरीके की स्ट्रैटेजी अपना कर आप अपना काम कर सकते हैं। मुझसे जो स्टूडेंट्स, मेरे रेगुलर स्टूडेंट हैं, वो भी पूछ रहे हैं कि मैम बहुत कम समय है, फॉर्म भरें कि नहीं भरें, तो मैं आपसे ये हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूँगी, आप फॉर्म ज़रूर फिल कीजिए, एग्ज़ाम को अटैम्प्ट कीजिए, पूरी कोशिश के साथ अटैम्प्ट कीजिए। हो सकता है कि आपका क्लियर हो जाए, नहीं होगा तो बहुत एक्सपीरियंस आपको मिल जाएगा एग्ज़ाम देने का, आपको लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी समझ में आ जाएगा, कितना डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम होता है। कंप्यूटर में एग्ज़ाम जो CBT मोड में हम एग्ज़ाम देते हैं वो किस तरीके से हमें देना होता है, ये समझ में आ जाएगा। तो सोचिए आपका कितना बड़ा काम हो जाएगा, जो एक्सपीरियंस आपको कुछ कोई भी नहीं दे सकता। फिर उसके बाद दिसंबर में आप अगेन देख के क्वालिफाई कर सकते हैं आराम से। लेकिन अगर आप ये सोचोगे कि जून का नहीं देते हैं, अब तो टाइम नहीं बचा है, दिसंबर के लिए प्रिपेयर कर लें, मैं डैम श्योर मैं लिख के दे सकती हूँ, आप दिसंबर के एग्ज़ाम के टाइम पे भी यही बात करोगे 100%। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैंने खुद ऐसी बातें कर रखी हैं, इसीलिए जानती हूँ मैं। इसलिए आप फॉर्म फिल कीजिए, अभी तक नहीं किया है तो कर लीजिए। जो भी स्टूडेंट्स M.Ed कर रखे हैं या MA एजुकेशन कर रखे हैं, दोनों ही एजुकेशन की फील्ड में अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। रेगुलर स्टडी आपको करनी है, एक चैनल को पकड़ना है। अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है तो आप केवल मेरे चैनल को पकड़ लीजिए और जो भी मैंने काम किया है उसको देखिए, जितने वीडियोस बना चुकी हूँ उसको रेगुलर सुनिए। सुनने से क्या होता है, हमारी दोनों ही ग्रंथियाँ काम करती हैं, आँखें भी, हमारे कान भी, तो दिमाग में वो सारी चीज़ें ना सेट हो जाती है। लेकिन जब हम पढ़ते हैं तो हो सकता है हम केवल पढ़ रहे हूँ, दिमाग हमारा कहीं और, इसलिए सुनने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। तो आप काम कर रहे हैं, घर में खाना बना रहे हैं, कुछ और काम कर रहे हैं, तो आप कान में ईयरफोन लगा के आप सुन सकते हैं। सुनने से वो चीज़ एक बार तो सुन लेंगे आप तो दिमाग में चली जाएगी और उसके बाद फिर आप अगेन उसको एक बार और पढ़ोगे, याद हो जाएगी। ये स्ट्रैटेजी बहुत सही है। और बुक के लिए मैंने बताया था तो KVS मदान की जो बुक है फर्स्ट पेपर के लिए बहुत अच्छी है। आप बहुत ज़्यादा मत भटकना कि ये भी बुक पढ़नी है, वो भी बुक पढ़नी, वो तब होता है जब हम साल भर से तैयारी कर रहे होते हैं। अभी को जो भी आपके पास बुक है, ज़रूरी नहीं कि मदान की हो, जो भी आप बुक लिए हुए हो उसके जो पीछे पलट के आपको प्रैक्टिस देखनी, क्योंकि वीडियोज़ से आपको कॉन्सेप्ट मिल जाएगा, प्रैक्टिस आपको करनी है,
ठीक है, प्रैक्टिस करो, जो 4 ऑप्शन हो 4 ऑप्शन के बारे में भी आप जानो कि ये ऑप्शन से संबंधित प्रश्न क्या हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा अगर मेरे से कोई भी आपको हेल्प चाहिए तो आप मेरे से ले सकते हो। जो भी हमने पढ़ाया है उसके नोट्स मैंने आपको प्रोवाइड कर ही दिए हैं। मैं आपसे फिर भी यही बोलूँगी कि आपको फॉर्म ज़रूर फिल करना चाहिए, क्योंकि जैसा आप सोच रहे हैं वैसा हो सकता है बहुत सारे और भी स्टूडेंट सोच रहे हों, तो कंपटीशन कम हो जाएगा। कम लोग फॉर्म फिल करेंगे तो आपके पास में ज़्यादा चांसेस होंगे नेट को क्लियर करने का। ठीक है, तो फॉर्म फिल कीजिए, इस कंफ्यूजन में मत रहिए कि जुलाई बहुत कम टाइम है, क्या करें नहीं करें, फॉर्म जरूर फिल करना चाहिए। ठीक है, तो यही था आज का सेशन। कल फिर हम आईसीटी के बारे में, आईसीटी तो हमारी हो गई है, नेक्स्ट यूनिट के बारे में डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। अगर फॉर्म नहीं फिल किया है तो ज़रूर कर लीजिए। अगर कोई दिक्कत आती है फॉर्म फिल करने में तो ज़रूर पूछना, मैं उसका वीडियो भी बना दूँगी। ठीक है, दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड इन दिस वीडियो। अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर देना, सब्सक्राइब कर देना और दूसरों तक भी पहुंचा देना, ताकि उन तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। तो जो भी स्टूडेंट्स इस डायलेमा में हैं कि फॉर्म फिल करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो उनकी हेल्प हो सके। ठीक है, तो मिलती हूँ कल फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए